नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए फिजिक्स को। तो जो आपका अब टॉपिक है उसका नाम है फोर्स, बल। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू। अच्छा देखिए, अगर कोई बॉल फ्लोर से टकराएगी, मान लीजिए ये इधर की तरफ टकराई, तो ये टकरा गई और इसके बाद ये बाउंस बैक कर लेगी ऊपर की तरफ। तो ये हो जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। और जो दिखा था आपको कौन सा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया, इसमें क्या है कि अगर कोई भी आपका क्या है सब्सटेंस है या मैटर है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर उस पर कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, बाह्य बल काम नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ अगर विराम में तो विराम में रहेगी। आपका क्या है, अगर बोल सकते हैं आपका मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर उस पर कोई क्या एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल काम नहीं करे, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ होता है ये लॉ ऑफ मोमेंटम है आपका। ठीक है ना, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये दिखाता है आपका किसको, एफ इक्वल टू एम इन टू ए को दिखाता है। और तीसरा आता है एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर कोई बॉडी है ए और, तो अगर ए के द्वारा बी पे जो फोर्स लग रहा है तो हमेशा उल्टा आएगा बी के द्वारा ए को। तो एफ ए बी इक्वल होता है माइनस एफ बी ए। तो आंसर कौन सा बन गया आपका, आंसर बन गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्प्लाइज दैट द एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। और आगे लिखा हुआ है, देखो आगे देखो, यहाँ पर देख लेते हैं तो तीनों लॉ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट लॉ जो है वो द अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट द रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा आता है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सलेरेशन एफ इक्वल टू एम इन टू ए। और तीसरा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट टू स्टे एट द रेस्ट इज अंडरस्टूड एज। तो ये सब बोलते हैं आपका इनर्शिया। मैंने बताया था ना कि आपका ये कौन सा है, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह रही है, ये आपका कौन कौन सा बोलता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आंसर क्या बन जाएगा, इनर्शिया बन जाएगा। पढ़ लेते हैं फिर से, देखो लिखा हुआ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस any agency that attempt to put it in motion or if it is moving to change the magnitude or the direction of its velocity. Inertia is a passive property and does not enable a body to do anything except the oppose such active agents as forces under torque. टॉर्क जो होता है वो इस तरीके का लगता है, इस तरीके की बॉडी पे लगता है जब एंगुलर मोशन आपको देखने को मिलता है। आगे लिखा हुआ है a moving body keeps moving not because of its inertia but only because of its of the absence of the force to slow it down. अच्छा देखना, कोई भी अगर बॉडी है वो मूव कर रही है, वो किसके कारण नहीं है, उसके इनर्शिया की वजह से नहीं है। वो मूव कर रही है तो उस पर लगने वाले फोर्स की वजह, सॉरी उस पर ना लगने वाले फोर्स की वजह से। लिखा हुआ ना कि मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग नॉट बिकॉज ऑफ, वो मूव कर रही है it because inertia but not because of its inertia but only because of the absence of a force to slow it down। मतलब वो slow it down वाला फोर्स मतलब कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। वो घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। इनर्शिया यही बोलता है आपका। तो आगे लिखा चेंज इट्स कोर्सेज और द स्पीड इट अप, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेट दैट द if a body is at rest or the moving at the constant speed in a straight line, it will remain at the rest or keeping moving in the straight line at the constant speed unless it is acted upon by force, external force. The postulate is known as the law of inertia. The law of inertia was first formulated by the Galileo Galilei ने दिया था, याद रखना, for horizontal motion of the on the earth and the was later generalized by the Rene Descartes। दो साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे, गैलियो गैलीली का और दूसरा आता है रेने डेस्कार्टे का। वैसे गैलियो गैलीली को आप क्या बोल सकते हैं, एक फिलोसफर थे। ठीक है ना। उन्होंने क्या की थी, गणना की थी, कैलकुलेटिव नहीं की थी पर एक अनुमान दे दिया था। बिफोर द गैलियो इट हैड बीन थॉट दैट द ऑल द हॉरिजॉन्टल मोशन रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट कॉज, स्टिल गैलियो डिड्यूस्ड फ्रॉम हिज experiment that a body in motion would remain in motion unless a force such as friction caused it to become the
टू कम टू द रेस्ट। ये यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स की बात की जा रही है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन फोर्स किस तरह के एज अ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंस। तो पिछली बार मैंने बताया था रेसिस्टेंस क्या करता है कि करंट की फ्लो को रोकने का काम करता है, बाधक का काम करता है। लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट अपोजेज और डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is called the resistance. Resistance is proportional to the voltage stabilized between the two ends of the substance and inversely proportional to the current flows. It R equal to V upon I, या आप V equal to IR बोल सकते हो। ohms law है आपका। R जहाँ पे रेसिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस और I आपका क्या स्ट्रीम या करंट बोल सकते हो। कैपिलैरिटी लॉ आपने देखा होगा। तो ये वाटर और जो आपका क्या होता है मरकरी के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में वहाँ पे पढ़ते हैं। तो कैपिलरी इज द रिजल्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द इंटरफेशियल फोर्सेज। द राइज ऑफ द वाटर इन द थिन ट्यूब इंसर्टेड इन द वाटर इज कॉज्ड बाय द फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एंड द ग्लास वॉल्स एंड अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर themselves. The attractive forces just balance the forces of the gravity of the column of the water that has risen to the characteristics height. The narrower the bore of the capillary tube, the higher the water rises. जितना ज़्यादा कैपिलरी क्या होगी, बारीक होगी, उतना ज़्यादा वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। मरकरी कन्वर्सली इज डिप्रेस्ड अ ग्रेटर डिग्री द नैरो द बोर। जितना ज़्यादा पतला होता चला जाता है आपका क्या कैपिलरी, मरकरी उतना ज़्यादा नीचे दबने लग जाता है। अभी दिखा दूंगा बाई पिक्चर। आगे पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज एन एबिलिटी टू ability of a deformed metal body to return to its original shape and size when the forces cause the deformation are removed. A body with the ability is said to be the behave elasticity. Elasticity किसे बोला जाता है, जब कोई भी बॉडी है ना तो वो अपने अगर जैसे उसे खींचा मैंने तो क्या करूँगा, जैसे छोड़ूंगा तो वो अपने क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल साइज है वहाँ पर आ जाएगी, शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। अच्छा ये कब नहीं होता, जैसा मैंने किसी चीज़ को, जैसे स्प्रिंग है मैंने वो खींचता गया एक टाइम तक वो क्या करेगी, इलास्टिसिटी को रखेगी अपने अंदर, वापस आ जाएगी। पर जब उसमें फोर्स ज़्यादा लग जाएगी तो फिर वो प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ती है। एक टाइम आएगा जब वो वापस नहीं आएगी, ये तो टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, यहाँ पे आ जाता है लॉ किसका, हुक्स लॉ आ जाता है, जो स्ट्रेन और स्ट्रेस के रेशियो को दिखाता है। ठीक है ना, पढ़ लेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो तो एक होते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर कभी पूछा जाता है कोहेशन फोर्स क्या होता है या कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब आपका क्या लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, यहाँ वाटर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो फोर्स होता है कोहेशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपको ऑयल है, तो एडेशन फोर्स दो अलग अलग डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में लगता है, ये आपने याद करना है पहले। फिर मैंने बताया था कि रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर को इस तरीके से दिखाया जाता है, डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। इक्वेशन जो होती है आर इक्वल टू वी अपॉन आई होती है, और सीरीज में आपका जो जोड़ना होता है तो वो R1 + R2 पैरेलल शिफ्ट जो होती है वो आपका अपोजिट आ जाता है। कैपेसिटर जो होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे धारिता बोला जाता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, सीरीज में उल्टा हो जाता है और पैरेलल में सीधा हो जाता है। उसके बाद इंडक्टर आता है, ठीक है ना, प्रेरकत्व तो बोलते हैं इसे। तो L से दिखाते हैं, कैपिटल L से, और इसका फॉर्मूला होता है V L अपॉन डी आई अपॉन डी टी। और ये सेम जैसे रेसिस्टर जुड़ता है आपका सीरीज में सीधा, और पैरेलल शिफ्ट में ये क्या होता है आपका अपोजिट हो जाता है। दूसरी बात करें, मैंने बताया था कैपिलरी लॉ की बात कर देते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे देखो कैपिलरी कैसी हो रही है आपकी, धीरे धीरे करके पतली हो रही है। तो वाटर का जो आपका क्या है सरफेस है, वाटर का जो आपका क्या है लेवल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, एरिया को जितना ज़्यादा आप शॉर्टन करोगे, एरिया को, ये बोल सकते हैं जो उसकी क्या है, बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल व्यू है, उसको जितना ज़्यादा आप कम करोगे, उसे बारीक करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा लेवल। उल्टा होता है किसके साथ आपका, Hg मतलब मरकरी के साथ। मरकरी में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप उसे पतला करते हुए चलोगे उतना ज़्यादा जो मरकरी का लेवल हो और नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ही इस तरीके से यू शेप को दिखाता है, यहाँ देखना इस तरीके से यू शेप को दिखाता है, जबकि मरकरी यहाँ पर किस शेप को दिखाता है, उल्टा यू दिखाता है ऐसे। और जैसे तो पतला होता चला जाता है और नीचे की तरफ जाता है Hg। तो ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे दोनों फोर्सेज आपका काम करते हैं। तो ये देखो, ये जो आपका मिनिस्कस देखने को मिलता है वाटर में, वो देखने को मिलता है कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं, और मरकरी के टाइम पे जो बनता है उसे कॉन्वेक्स मिनिस्कस बोलते हैं, उल्टा यू बनता है। दोनों कैपिलरी ट्यूब सेम है और यहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखना कि जो वाटर के बीच में देखो, ये वाटर है और ये आपका क्या सरफेस है। तो वाटर का जैसे ये तो पूरा वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, आपका कोहेशन फोर्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका क्या है वाटर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और वही सरफेस का, ये सरफेस है और ये वाटर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा आपका एडेशन फोर्स बोलते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपके या डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपका किसका, इलास्टिसिटी को दिखा रखा है कि स्ट्रेस को मैंने दिखाया आपका एक्स से, और मतलब एक्स से दिखाया, इसे मैंने वाई से दिखा दिया, ठीक है ना, वाई पोल से दिखा दिया।
तो स्ट्रेस को मैंने इस तरीके से दिखाया, स्ट्रेन को इस तरीके से। एक टाइम आएगा जब वो क्या करेगा, एक टाइम तक क्या होगी, इलास्टिसिटी चलती जाएगी। बात समझ में आई। फिर वो क्या होगा कि जब ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी पाएगा, और उसके बाद क्या हो सकता है, एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आई। एक होती इलास्टिसिटी, जब कोई चीज़ वापस आ सकती है अपने शेप में। एक होती प्लास्टिसिटी, आपने अगर उस पर फोर्स लगाया तो वो टूट जाएगी, और जहाँ पे टूटती है उसे फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। हुक्स लॉ यही दिखाता है। हुक्स लॉ जो बोलता है आपका, वो रेशियो दिखाता है बिटवीन द, या बोल सकते हैं आपका रिलेशनशिप दिखाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर यहाँ पे देखिए तो ये नीटा इक्वल टू ई और एफ साइलन आ जाएगा आपका, जहाँ पे नीटा इज ए स्ट्रेस, नीटा क्या स्ट्रेस है, एफ साइलन स्ट्रेन है। अब जैसे पूछा जाता है भाई स्ट्रेस का आपका क्या होता है यूनिट, तो ये सेम है जैसे आपका प्रेशर होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रेशर और स्ट्रेस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें जो आपका क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होता, कुछ और एंगल हो सकता है। मतलब जो आपका क्या लगता है, प्रेशर जो होता है वो एफ अपॉन ए होता है ना, मतलब फोर्स लगता है, ठीक है ना, यूनिट एरिया पे, पर कैसा लगता है आपका 90 डिग्री, आपका कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के अलावा जो भी लगेगा, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के अलावा जो भी होगा वो स्ट्रेस बोला जाएगा। तो स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर है, दोनों का आपका जो क्या होगा, एसआई यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। अगर इस तरीके से बोलना है तो आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रेस का तो यूनिट है, पर स्ट्रेन एक हिसाब से आपको क्या दिखाता है, स्ट्रेन जो है वो आपका दिखाता है एक किसको, रेशियो को दिखाता है। ये दिखाता है जैसे लिखा हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल क्या है, चेंज इन द लेंथ, और नीचे क्या आपकी एल, एल नॉट, ये क्या आपकी इनिशियल लेंथ है। तो ये रेशियो को दिखाता है, ऊपर भी आपका मीटर आएगा, नीचे मीटर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो जो स्ट्रेन होता है वो यूनिटलेस होता है, ये आपने याद रखना है। और जहाँ पे अगर मैं ई की बात करूँगा, कैपिटल ई की बात करूँगा, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये आपने याद रखना है, ई क्या आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एफ साइलन क्या आपका स्ट्रेन है, और नीटा क्या आपका, ये आप याद रखना, ये क्या आपका, नीटा बोल रहा है यार, सिग्मा, सिग्मा ही बोलते हैं शायद से इसे ना, नीटा तो इस तरीके से होता है, हाँ सिग्मा ही बोलूँगा, सिग्मा, हाँ। तो सिग्मा इक्वल टू ई एफ साइलन, तो ये याद रख लेना स्ट्रेस। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर। अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को देखो, एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ जाएगा, या फिर रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आगे बढ़ाना या फिर ऊपर की तरफ ले जाना, ये किसका काम होता है, थ्रस्ट फोर्स का काम होता है। ये याद रखना, जैसे आगे चल रहा है तो ये थ्रस्ट ले जाएगा इसे आगे, आगे कौन ले जाएगा, थ्रस्ट। ठीक, इसके पीछे कौन सा फोर्स लगता है, ड्रैग, कौन सा लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है। अगर ऊपर की तरफ थ्रस्ट है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, ड्रैग लगेगा, ये आपने याद रखना है। और लिफ्ट और ग्रेविटी आपकी उल्टी लगती है, ग्रेविटी आपकी नीचे की तरफ लगती है, तो लिफ्ट किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो याद रखना, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, देखो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है, थ्रस्ट इज द फोर्स दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, थ्रस्ट इज यूज फॉर द ओवरकम द ड्रैग ऑफ एन एयरप्लेन एंड टू ओवरकम द वेट ऑफ अ रॉकेट। तो याद रखना, देखो थ्रस्ट आगे की तरफ ले जा रहा है, ड्रैग पीछे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रहा है आपका क्या, प्लेन। ट्रैक फोर्स की बात कर लेते हैं, द एयर रेसिस्टेंस दैट टेंड्स टू द स्लो द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एयरप्लेन। सिंपल सी बात है, थ्रस्ट को जो क्या होता है, अपोजिट, थ्रस्ट का अपोजिट होता है, जो क्या करेगा, थ्रस्ट आगे ले जा रहा है तो ड्रैग उसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एयरप्लेन के टाइम पे ड्रैग कौन सा होता है आपका, एयर रेसिस्टेंस फोर्स होता है, कि हवा जो क्या करती है, प्रतिरोधक का काम करती है, मतलब क्या करती है आपका, विपरीत दिशा में चलती है ना, देखो हवा है तो हवा इसे रोकने का काम करेगी। जब हम किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा हवा उसे पीछे की तरफ धकेलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात में, फोर्स दैट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ जो चीज़ खींचेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लिफ्ट फोर्स द अपवर्ड फोर्स होता है, जो ऊपर की तरफ उसे क्या करता है, उठाता है। दैट इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द एयर अबव द एंड बिलो द विंग। ये क्या होता है कि जो आपका लिफ्ट होता है, ये ऊपर की तरफ जो हवा आती है, नीचे की तरफ जो हवा आती है उसे क्या करती है, ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट कर देती है। एयर फ्लोज फास्टर अबव द विंग्स एंड द स्लोअर बिलो द विंग। याद रखना कि ऊपर की तरफ जो हवा उड़ती है वो कैसे उड़ती है आपकी, ज़्यादा तेज होती है, नीचे की तरफ आपकी कम रहती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है, क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन द प्रेशर दैट टेंड टू द कीप एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये देखो, तो वेट नीचे की तरफ, लिफ्ट ऊपर की तरफ, थ्रस्ट आगे की तरफ, ड्रैग पीछे की तरफ। अच्छा, अगर लिफ्ट ज़्यादा हो जाए वेट से तो प्लेन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अगर वेट ज़्यादा है लिफ्ट से तो प्लेन क्या कर देगा, फॉल कर देगा, नीचे आ जाएगा। ड्रैग अगर थ्रस्ट से ज़्यादा है तो प्लेन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा आपका। और थ्रस्ट अगर ड्रैग से ज़्यादा है तो प्लेन क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा। रॉकेट के लिए भी यही प्रिंसिपल काम करता है, थ्रस्ट आपका ऊपर की तरफ रहता है, ड्रैग आपका नीचे की तरफ रहता है। तो रॉकेट के केस में क्या होता है कि ड्रैग जो होता है और ग्रेविटी ये दोनों नीचे की तरफ काम करते हैं, ये आपने याद रखना है। और लिफ्ट किस तरफ करता है, जहाँ थ्रस्ट की साइड होती है। लिफ्ट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ तो हो रहा है, लिफ्ट किस तरफ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ, बस इतना याद कर लेना।
यहाँ पे चारों दिशाएं बन जाती हैं, यहाँ पे दो ही होती हैं आपकी। नेक्स्ट चलते हैं द फ्रिक्शन फोर्स विद द रफनेस ऑफ द सरफेस। अब बोल रहा है द फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं बोलूँगा रिमेन सेम डिक्रीजेज विद द रफ। अब एक चीज बताओ जरा, अगर मैं रफनेस को बढ़ा दूं, चलो पहले देखते हैं, तो पहला तो गलत होगा, रिमेन सेम ऐसा हो नहीं सकता। चलो मुझे बताओ जरा क्या होगा अगर रफनेस को मैं डिक्रीज कर दूं, रफनेस घटा दूं मैं, यानी कि मुलायम सरफेस रखूं, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा काम करेगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली इस बात है कम होगा। जितना ज़्यादा आपका रफ सरफेस होता है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा काम करता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई लेयर है, उसके कोई भी लेयर है, तो उसके ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, ऑयल डाल दूं, तो ऑयल क्या कर देता है आपका फ्रिक्शन फोर्स को, रफनेस को क्या कर देता है, कम कर देता है, फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि रफनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रैक्शन फोर्स के। इतना तो पता लग गया फ्रैक्शन फोर्स के क्या होती है, आपका क्या होता है, फ्रैक्शन फोर्स के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रोड देखी होगी आपने, तो उसमें क्या होती है, रफनेस काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए फ्रैक्शन फोर्स क्या लगता है आपका, बोल सकते हैं ज़्यादा लगता है, फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। और जो आपकी क्या होती हैं व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो दब के चलती हैं। जबकि आपने देखोगे जब पाला पड़ जाता है तो वो क्या कर देता है, रफनेस को कम कर देता है, वो कैसा हो जाता है आपका, थोड़ा सा बोल सकते हैं स्मूथ हो जाती है, तो फ्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो गाड़ियाँ क्या करने लगती हैं, स्लाइड करने लग जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि दोनों में या तो डिक्रीज डिक्रीज आएगा या तो क्या आएगा, इंक्रीज इंक्रीज आ जाएगा, अपोजिट तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिखा है तो आएगा नहीं, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज लिखा है तो ये आएगा नहीं, क्या आएगा, इंक्रीज और इंक्रीज आएगा, या फिर डिक्रीज और डिक्रीज आ जाता। अगर कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता था, वो आ सकता है डिक्रीज एंड डिक्रीज। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो लिखा हुआ था फ्रैक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रैक्शन फोर्स किस तरीके का फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब इसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट होता है, संपर्क होता है आपका, ठीक है ना, एक सब्सटेंस का दूसरे के साथ। द फ्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस। द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रैक्शन एक्ट ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। याद रखना, जिस तरफ आपकी कोई चीज चल रही है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा, आपका फ्रैक्शन फोर्स लगेगा। बराबर, मतलब जो आपका मोशन, जो आपका क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू द इनरेगुलेटरीज ऑन द टू सर्फेसेज इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज, बिल्कुल सही है, सरफेस पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। फोर्सेज ऑफ द फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व। याद रखना, जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ज़्यादा होगा। The value of the friction force is more between the rough surfaces. The substance which reduces the friction are the lubricant. आपने देखा होगा कि लुब्रिकेशन, आपने लुब्रिकेंट ऑयल देखा होगा, जैसे इंजन ऑयल बोलते हैं, गाड़ियों पे पड़ता है आपके, तो इंजन ऑयल देखा हुआ है, वो क्या करता है, आपके जो पिस्टन्स होते हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल उनके बीच में जो फ्रैक्शन फोर्स है उन्हें कम करता है, ताकि आपका क्या हो, जो इंजन है वो अच्छे से काम कर पाए। तेल का ये तो काम करता है जो आपका लुब्रिकेंट होता है। चलिए अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जहाँ पर संपर्क बहुत ज़्यादा, मस्कुलर फोर्स हो गया आपका, फ्रैक्शनल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स। अभी बताया था, जैसे आपका कौन सा था, लिफ्ट फोर्स था वो, एक नहीं सॉरी, ड्रैग फोर्स जो था, जो मैंने दिखाया था प्लेन के केस में, वो एयर रेसिस्टेंस फोर्स है आपका। एयर क्या करती है, आपका विरोध करती है, तो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैकेनिकल फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स आ गया, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं आपके। नॉन कॉन्टैक्ट जो होते हैं आपके, उनमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, कॉन्टैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है एक सब्सटेंस का दूसरे के साथ, एक मैटर का दूसरे। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आ गए आपके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रैक्शन फोर्स की, तो इसे आपका स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इक्वल टू द म्यू एन। और म्यू क्या होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है, फ्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा रफनेस बढ़ती जाएगी, याद रखना सरफेस की, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन है वो भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। एन क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, तो अपोजिट साइड में होता है ये, ठीक है ना। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करूँ तो ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी फोर्स होता है, इसमें कोई कॉन्टैक्ट जरूरत नहीं होती, वो नीचे की तरफ ही आएगा अर्थ के। अप्लाइड फोर्सेज आ गया आपका, ड्रैग फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स एंड बॉइंट फोर्स। तो ये सारे फोर्सेज हैं। अच्छा, फ्रैक्शन की अगर बात करूंगा तो फ्रैक्शन होता है क्या, तो फ्रैक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है कि मोशन की हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होता है, कोशिश होती है इसकी क्या, मोशन को रोकने की। अच्छा, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, तीन तरीके के होते हैं, स्टैटिक होता है, स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है। अच्छा, व्हेन फ्रैक्शन हैज़ हाई और लो कोएफिशिएंट, तो मैंने बता दिया, जब रफनेस ज़्यादा हो जाती है तो फ्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोएफिशिएंट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन फोर्स या आपका क्या होता है, रफनेस कम हो जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी, तो आपका जो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा म्यू, वो कम हो जाएगा। तो स्टैटिक फोर्स है, देखो आगे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, स्टैटिक फ्रैक्शन पीछे की तरफ है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है और आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ है। स्लाइडिंग में अगर देखेंगे तो फोर्स के साथ क्या आ जाती है, आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ जाएगी, स्टैटिक नहीं, मतलब खड़ा नहीं है अभी। अब उसमें क्या करते हैं, मैंने एक क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा दे रहा हूँ, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। आपका जो बोल सकते हैं फ्रैक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करना स्टार्ट कर देगा, वेट जो बोल सकते हैं आपका वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटी,
फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है। रोलिंग फोर्स की बात करें तो वही है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आगे की तरफ पीछे की तरफ का रोलिंग फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पेन दैट रोल्स ऑफ योर डेस्क, कोई डेस्क है हमारा, ये डेस्क था, ये डेस्क था और यहाँ पे एक पेन था जो रोल कर रहा है, और रोल करते हुए मान लो इस तरफ रोल कर रहा था, इस तरफ जाते हुए और नीचे की तरफ गिर गया, जहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे गिर गया पेन। तो लिखा योर डेस्क टू फॉल ऑन टू द फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसका कौन सा फोर्स लग रहा है, स्लाइड तो कर रहा है, पर कौन सा फोर्स लगा इस पर नीचे आने के लिए, नीचे कैसे उतर गया ये, क्योंकि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। बात समझ में आई? तो ये आपने याद रखना है। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो, अ पेन दैट रोल्स ऑफ योर डेस्क टू फॉल ऑन टू द फ्लोर is an example of the gravitational force. Gravitational force is a force which attract mass from the any two object. We call attractive gravitational force because it always seeks to bring the masses together. It never drive them apart. Actually, every object, including you, pulls on every other object in the whole universe. सभी पर क्या लग रहा है, ये क्या मतलब एक ऐसा फोर्स है जो अपनी तरफ खींच रहा है, और ये सिर्फ हमें नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे की तरफ खींची चली जा रही हैं। That is called the universal law of the gravitation by the Newton. Each object has the same effect on the gravity. If you drop a giant elephant or drop a teeny thin feather, they will drop at the exactly the same rate. अब एक चीज़ है, आपने ये याद रखना है कि अगर एक बहुत बड़ा हाथी और एक, मान के चलिए एक फैदर है, आपका पंख है, इन दोनों को अगर एक ही ऊंचाई से छोड़ा जाए, मतलब हाइट मान लो कितने 10 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाए, तो गारंटी इस बात की ये है कि नीचे सेम टाइम पे आपका क्या करेंगे, फॉल करेंगे। अब बोलोगे कैसे, फैदर तो आपका आराम आराम से उतरता है, वो इसलिए उतरता है क्योंकि उसके बिल्कुल विपक्ष में आपका एक फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस फोर्स। बात समझ में आई? पर यही अगर चीज़ किस में की जाए, वैक्यूम में की जाए ना, तो आपका वैक्यूम में क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो जो हाइट होगी, हाइट सेम होने पर आपका चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट है, सेम टाइम पे आपका क्या होगा, सरफेस को छुएगा। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चीज़ों पर एक जैसा लगता है। तो यही लिखा हुआ है, देखो लिखा, द फैदर मेड लुक लाइक इट फॉल स्लोली एंड इट डज नॉट सो, इट डज सो because there is a air resistance that interferes with the gravity forces and can slow it down. However, if you dropped a feather and an elephant in a vacuum where no air resistance exists, they would fall at exactly the same speed because exactly the same amount of the force is being exerted. तो ये समझ में आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए एक जैसा ही होता है। एंड अप्लाइड फोर्सेज, अब अगर बात करें अप्लाइड फोर्स क्या होता है, विच अ पर्सन और सम अदर ऑब्जेक्ट अप्लाइज टू एन एंटिटी। If an individual moves a desk through the room, then an applied force act on the object. सिंपल सी बात है, अगर मैंने क्या कर दिया, एक डेस्क को अपना क्या कर दिया, मूव कर दिया, तो वो अप्लाइड फोर्स है। सरफेस फोर्स क्या होता है, इज अ फोर्स एक्टिंग इन द मेटेरियल बॉडी ओवर द इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस पार्ट। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इज अ फोर्स ऑफ द सपोर्ट दैट एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्टैक्ट विद द अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ फोर्सेस मैंने फिर से लिखे हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया नीचे की तरफ। टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के हमेशा, या ग्रेविटी के, अब देखो टेंशन फोर्स यहाँ पर लटका हुआ है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल या नॉर्मल फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग भी इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। अगर ऊपर से कनेक्टेड है, बगल से कनेक्टेड हो तो इस तरीके से काम करेगी। मैंने इस तरफ खींच लिया तो पीछे की तरफ आपका क्या करेगा, एक अपोजिट फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया आपका, बॉइंट फोर्स हो गया जो पानी में लगता है आपका, ऊपर की तरफ बॉल क्या आती है, उछल के आ जाती है, पानी के अंदर बॉयंसी है। और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, किसी चीज़ को धक्का मारो आपका अप्लाइड फोर्स है। फ्रैक्शनल फोर्स है यहाँ पे आगे की तरफ कौन सा, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, जबकि पीछे की तरफ फ्रैक्शनल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ की तरफ लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है, जब स्टैटिक फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो दो आपके जो मास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में आपको क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मान लीजिए इसका जो फोर्स है F1 है, इसका कितना F2 है, तो और इनके बीच की जो आपकी क्या डिस्टेंस है वो D है या R है, जो भी दिखा सकते हैं। तो जो फोर्स होता है उस फोर्स जो होगा वो F1 इक्वल टू F2 होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि F इक्वल टू कितना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी है डिस्टेंस, या आर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब F की वैल्यू कितनी होती है, m/g होती है। तो यहाँ पे अगर मैं अर्थ के लिए मान लूँ तो ये अर्थ का है और ये भी अर्थ का है, तो ये कट जाएगा। तो जी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जी मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी आपका क्या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखा रहा है, किससे, आर स्क्वायर से, रेडियस से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका क्या जो अर्थ है, तो ये बीच में क्या इक्वेटर है ना, तो पूछ लिया जाता है इक्वेटर बताइए कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो कहाँ पर होती है। तो मैं बता देता हूँ, देखो इसने बोला कि आपका ये क्या आर स्क्वायर के क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब आर
जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पे जी मिनिमम होगा, सिंपल इनडायरेक्ट है ना। अब जहाँ पर आर जीरो होगा वहाँ पे जी भी जीरो हो जाएगा। आर जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे जी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि पृथ्वी पर अगर अर्थ की बात करूँ तो रेडियस आपका मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो वो होता है इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। तो अगर यहाँ पे आर मैक्सिमम है तो याद रखना इक्वेटर पे आपका जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। बस इतना याद करना है। दूसरी बात, अब बताइए सबसे कम आपका जो रेडियस होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है पोल्स पे। पोल्स पे आपका रेडियस क्या होता है, कम होता है। अगर पोल्स पे रेडियस मिनिमम है तो ग्रेविटेशनल क्या होगा आपका, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, कहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होती है, जहाँ पे आर जीरो होता है। आर जीरो कहाँ पे होता है, सेंटर में। आर जीरो कहाँ पे होता है, जीरो। तो आर यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ पे जी भी क्या होता है, जीरो। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आपका जो क्या है जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स में, याद रखना। और जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे, और जी की वैल्यू जीरो होती है सेंटर में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ लॉ, एक लॉ आता है आपका कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आता है। 3 लॉ पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब ये बताता है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट द वन ऑफ द फोकस नॉट एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। याद रखना कि एलिप्टिकल, पहला लॉ ये बोलता है कि जितने भी आपके क्या प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल शेप में, एलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सन है वो सेंटर में नहीं आता, तभी तो कौन सी वाली कंडीशन बन जाती है, एपीलियन और पेरिलियन वाली कंडीशन बन जाती है। मान ली यहाँ पर है सन, तो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। तो एक टाइम ऐसा होगा जब वो पृथ्वी क्या होगी, इसके नज़दीक होगी, जिसे आपका पेरिलियन कंडीशन बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा होगा जब वो आपके दूर होगी, जैसे आपका कौन सा, एपीलियन कंडीशन बोलते हैं। तो मैंने बताया था लगभग ये वाली जो दूरी होती है वो लगभग 151 मिलियन के आसपास होती है किलोमीटर, और ये वाली जो होती है 148 के आसपास होती है। तो जो एवरेज निकल जाता है वो 149 पॉइंट समथिंग निकल जाता है, और हम मोटा माटी 150 लिख देते हैं, 150 मिलियन। और मैंने पिछली लेक्चर में बताया था 150 मिलियन को 15 करोड़ लिखते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी को बोला जाता है सन से और जो क्या है आपकी अर्थ है उसकी जो बीच की जो एवरेज लेंथ है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना। एस्ट्रोनॉमिकल बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दूसरा जो आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ एरिया। पहला तो आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट आता है, याद रखना। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये बताता है द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द इक्वल टाइम। मतलब इस तरीके से बोलता है कि ये है जैसे यहाँ पे सन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका क्या होगा, आप बोल सकते हैं आपका जो एरिया कवर्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यहाँ से और यहाँ तक के एरिया के मतलब इन दोनों का जो आपका क्या होगा, रेशियो होगा उनके बराबर होगा। मतलब इस वाली लेंथ का, यहाँ से देखो सुनो, मैं क्या बोल दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ चला ना, और इतना एरिया जिसने इतना कवर किया, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक चल, ये पूरी लेंथ चल गया इन दोनों के बीच के रेशियो के, तो ये हो जाता है DA/dt, ठीक है ना। जितना भी एरिया कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू L/2, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है लॉ ऑफ पीरियड। तो याद रखना, पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा होता है एरिया, और तीसरा होता है पीरियड का। इसमें T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³ होता है। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है। द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसे बोलते हैं जानते हैं? जैसे मैंने ये कर दिया और ये पार्ट बना दिया, छोटा वाला कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, ये वाला पार्ट छोटा है, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और जो ये पूरा बाहर का है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो लिखा मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³। ये पूछा गया पेपर में, थर्ड लॉ। तो पहला भी याद कर लेना, लॉ ऑफ ऑर्बिट से, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा आपका लॉ ऑफ पीरियड से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फॉरवर्ड मूवमेंट इज स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द, ये भी आपका वही एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो पढ़ लेते हैं, चलो एक बार फिर से। लिखा हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन any other body, the second body also exert an equal and the opposite forces on the first. Forces in nature always occurs in the pairs. A single isolated force is not possible. याद रखना, फोर्स हमेशा क्या होते हैं आपके ग्रुप में आते हैं, एक सिंगल फोर्स आपका कभी भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर लिखा वाइल स्विमिंग अ पर्सन पुशेस वाटर। अब क्या करता है, उसमें वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है विद हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द वाटर इन द टर्न्स पुशेस हिम फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ द रिएक्शन। हैज द फॉरवर्ड मूवमेंट इन द स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये आगे की तरफ क्या किया उसने, देखो पानी को पीछे की तरफ धकेला, पानी उसे आगे की तरफ। तो एक्शन ऑन द वॉल पीछे की तरफ और रिएक्शन फ्रॉम द वॉल आगे की तरफ।
ये हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने ये बता दिया था आपको मैथड, ये लिख सकते हैं कि अगर कि कोई बॉडी ए से बी में कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो हमेशा क्या होता है कि आपका अपोजिट जो फोर्स होगा वो बी टू ए होगा, और वो हमेशा क्या होगा, आपका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, ये नेगेटिव में। और इन दोनों का जो सम होगा हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना। तो इन दोनों का जो सम होता है, देखो माइनस वाली चीज़ अगर इधर आएगी, इक्वल टू के बगल में आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका जीरो होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, दिस फिनोमेना इज बेस्ट ऑफ द एग्जांपल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आपने देखा हो कारपेट है ना, तो कारपेट पे क्या डंडा मारा जाता है, ऐसा पकड़ के उस पर डंडा मारा जाता है, तो क्या होता है कि उससे धूल बाहर निकलने लग जाती है। होता क्यों है कि पहले जो आपका क्या था कि जो धूल थी वो रेस्ट मोशन में थे, उसमें क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। अब जो आपका कारपेट है वो तो आपका किस में रहता है, रेस्ट में रहता है, पर वो मोशन में आ जाते हैं, कौन से आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये जो फॉलो होता है वो कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या होता है, फॉलो होता है। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी एन स्टेट और ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन्स अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय द सम एक्सटर्नल फोर्सेज टू चेंज द स्टेट। If no net forces act on a body, then the velocity of the body cannot change. The body cannot accelerate. Newton's first law defines the inertia and it is rightly called the law of inertia. याद रखना। सेकंड लॉ को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, बताया था मैंने आपको। अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी, और पी इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू वी होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। पी किसको दिखाता है, आपका मोमेंटम को दिखाता है, लीनियर मोमेंटम को, ये आपने याद रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ है आपका। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इनर्शिया टेंड टू रेसिस्ट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन। इफ अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक देन द कारपेट बिगिंस टू मूव, कारपेट क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है, बट द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट आर ट्राइंग टू रेसिस्ट देयर स्टेट ऑफ द रेस्ट। द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ट ऑन द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं उल्टा बोल गया, आपका कारपेट तो मोशन में आ जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल थे स्टेट में रहते, वो आपके किस में रहते हैं, आपके किस में रहते हैं, स्टैटिक मोशन में, आप बोल सकते हैं किस में रहते हैं, स्टेबल्ड रहते हैं, या स्टेट में किस में रहते हैं, आपके बोल सकते हैं आपके किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं। तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, जिससे वो झड़ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन द कारपेट इज बीटन विद द स्टिक एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कारपेट व्हिच सेट्स it is the motion. The inertia of the dust particle residing on the carpet resists the change in the motion of the carpet. अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, therefore the forward motion of the carpet exert a backward force on the dust particles, settling them in the motion in the opposite direction. This is why the dust comes out of the carpet when the beaten. तो याद रखना कि कौन सा लॉ होता है आपका, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलाइजन बिटवीन द टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज कंजर्व। तो वो होता है आपका लीनियर मोमेंटम कभी नहीं बदलता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी नहीं बदलती, पर वो कंडीशन होनी चाहिए इलास्टिक की, तब नहीं होता वो आपका क्या आ जाता है, आपका क्या आ जाता है, जो इनिशियल आपका क्या होता है फेज होता है ना, उसमें फिर से आ जाता है इलास्टिक मोशन में। इलास्टिक में होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपने खींची वो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी, जिससे उसकी एनर्जी में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि एन इलास्टिक कोलाइजन इज सच अ टाइप ऑफ द कोलाइजन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन विच सम एनर्जी इज लॉस्ट। तो याद रखना, इलास्टिक में आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी क्या होती है, लॉस्ट होती है, तो मतलब आपकी एनर्जी में चेंजेस हो रहा है। इन द केस ऑफ द इलास्टिक कोलाइजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हमेशा मोमेंट क्या रहता है आपका, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोस्ट ऑफ द कोलाइजन इज डेली लाइफ आर द इलास्टिक। याद रखना कि ज़्यादातर जो डेली लाइफ में आपके क्या होता है, कोलाइड्स होते हैं, जैसा आपका देख लेना, जैसे इलास्टिक होता है तो वापस आ जाता है। इलास्टिक में जैसे गाड़ियों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, ये इलास्टिक कोलाइजन है। तो गारंटी देखो, स्पीड तो क्या जाएगी, स्पीड में फर्क तो पड़ेगा, मतलब एनर्जी क्या हो रही है आपकी, एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं हो रही है, ठीक है ना, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को लिख लेना पे, ठीक है ना, कॉपी में, इलास्टिक कोलाइजन, इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक में देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहाँ पर भी रहता है, मतलब जो चीज़ बदलेगी नहीं, चाहे वो इलास्टिक मटेरियल लाओ चाहे इलास्टिक लाओ, लीनियर मोमेंटम हमेशा आपका सेम होगा। दूसरा आता है कि इलास्टिक के लिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो कंजर्व रहती है, पर इलास्टिक के लिए क्या होती है आपकी, डिफरेंट हो जाती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन। अच्छा, इलास्टिक कोलाइजन की बात करें, अनलाइकली इन रियल लाइफ एग्जांपल बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी लॉस। इलास्टिक कोलाइजन को अगर रियल लाइफ में बात की जाएगी तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपकी लॉस होगी, जबकि इलास्टिक जो आपका कोलाइजन होता है वो रियल लाइफ में आपको क्या था, पॉसिबल होता है। इलास्टिक कोलाइजन की अगर बात करें, स्विंगिंग पेंडुलम बॉल्स है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, जबकि इलास्टिक कोलाइजन की बात करें तो कोलाइजन ऑफ द टू कार्स इसका एक एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे ये स्विंगिंग पेंडुलम बॉल्स हैं और यहाँ पे आपके क्या है, 2 कार्स क्या है, एक दूसरे से, 2 कारें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। याद रखना आपका जो लीनियर मोमेंटम उसे रेखीय संवेग बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एक चीज़ याद रखना कि वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर। मैं इसको इस तरीके से याद करता हूँ, वर्क इक्वल टू द एफ इन टू डी, और एफ क्या आपका ये वेक्टर क्वांटिटी डी। जब दो एक साथ वेक्टर क्वांटिटीज आती है ना तो हमेशा प्रोड्यूस करती है स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये कैसा होता है आपका रिजल्ट शो करता है केवल। जबकि अगर यहाँ पे बात करूँ कि भाई वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, तो वो एक्सेलरेशन आपकी यहाँ पर, तो आंसर बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, ये साइन भी होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन का क्लियर हो जाता है। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, स्पीड है ना, स्पीड, तो स्पीड आपकी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपकी कैसी है, फॉर्मूला सबका दोनों का क्या एक ही है, वेलोसिटी कैसी आपकी, ये आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड सिर्फ इतना दिखाता है, जैसे स्पीड है ना, तो स्पीड दिखाता है भाई कि कार चल रही है तो कितने स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये क्या उसका देखो रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड है कि वो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, खत्म बात, स्पीड होती है। वेलोसिटी जो होती है आपकी, उसका मतलब होता है कि 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, कहाँ चल रही है, तो मैं बोलूँगा 60 किलोमीटर, देखो ये वेलोसिटी है, 60 किलोमीटर पर आवर इन दी नॉर्थ, कहाँ की तरफ चल रही है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चल रही है। तो मैंने इसके लिए क्या ला गया भाई, इसके लिए मैं डायरेक्शन भी ला गया, और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ आ जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है आपका, उसी को बोला जाता है आपका क्या, आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, ये तो पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं, ये देख लो, स्केलर क्वांटिटी है तो केवल जैसे लिखा था, स्केलर क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय जस्ट अ सिंगल नंबर। सम एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन होता है, इसमें आपका क्या आता है, फोर्स आ जाता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम आ जाता है। अब यहाँ पर देख लिए कुछ याद कर लेना, जैसे स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, पावर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, चार्ज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, लेंथ, काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, पावर, कैलोरी, डेंसिटी एंड एंट्रोपी। वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी से फोर्स, एक्सेलरेशन, वेट, शेयरिंग, स्ट्रेस, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, टॉर्क, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, मैंने किस तरीके से याद कर रखा है, अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला है, आपने कोई फॉर्मूला लिखा, अगर उसमें केवल एक ही आपका क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो गारंटीड से वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने अभी बताया ना आपका कि जैसे आपका वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, तो वेलोसिटी होती है आपकी क्या, जैसे अब एक चीज़ याद रखना, एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो मैं आपको कि मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होता है, डायरेक्शन क्या होता है आपका, बिल्कुल सीधा होता है। जैसे एक चीज़ है, जैसे सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, सिर्फ इनमें यही अंतर है कि डिस्टेंस में केवल इतना लिखा जाता है, डिस्टेंस कितना, जैसे मैंने बोला डिस्टेंस कितनी कवर की, 4 किलोमीटर, जबकि मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, तो मैंने बोला साउथ की तरफ, ये अंतर है। दूसरी बात हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस की अगर बात की जाएगी, जैसे मैं ये बोल दिया यहाँ से लेके मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस जो हो सकती है ना वो ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे, मैं ए से गया बी की तरफ गया तो ये ऐसे चले गया, तो ये डिस्टेंस हो सकती है। पर डिस्प्लेस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। एक और चीज़ याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो शॉर्टेस्ट क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है, सबसे कम दूरी जो चली जाती है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही चली जाती है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ आता है आपका, देखो डिस्टेंस आता है तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी कैसी होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी को जनरेट करता है। जैसे ए होता है तो वो कितना होता है आपका v अपॉन या तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो उससे जनरेट होगी वो भी आपकी वेक्टर होगी। पर अगर स्केलर है, मान लो स्केलर, तब स्केलर होगी, और अगर दोनों वेक्टर हैं तब आपकी स्केलर। जैसे वर्क के टाइम पे क्या हो जाती है, आप एफ इन टू डी है, दोनों स्केलर होती हैं तो वर्क क्या हो जाता है आपका, कई बार पूछा जाता है, वर्क को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपकी स्केलर हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो कौन सा हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके किन में लगता है, आपका चार्जेस में लगता है। तो देखो पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ होगा तो अट्रैक्टिव है। पर अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव की तरफ है,
पॉजिटिव का पॉजिटिव की तरफ है तो आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से हटेंगे। या नेगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो ये तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हो सकता। मस्कुलर फोर्स जो होता है ये भी कैसा होता है आपका, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे पोल्स होते हैं, साउथ पोल और क्या होता है आपका नॉर्थ और साउथ, एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, जबकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को करते हैं रिपेल, और साउथ साउथ आपको रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract each other. This force of the attraction between the object is called the gravitational force. The attractive or repulsive forces between the particle of the object due to the electric charges is known as the electric. तो इसमें दोनों होते हैं आपके, आपका कौन सा होता है आपका यहाँ पर कौन सा फोर्स आ सकता है, अट्रैक्टिव भी आ सकता है, रिपल्सिव भी आ सकता है। द फोर्सेज रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर। मसल्स के थ्रू जो फोर्स निकल के आता है उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सिंस इट कैन बी अप्लाइड व्हेन ओनली वैन इट इज द कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स तभी आपका काम करता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली काम करते हैं। मतलब ये आपका किस तरीके का फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन रिपल्सन दैट अराइजेज बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ द मोशन इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपने याद रखना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है, तो याद रखना। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपका रेपेल हो जाएगा, और अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में। बात समझ भाई। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला एक जैसा चलता है एक जैसा है। जैसे फोर्स इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे G M1 M2 अपॉन आर डी स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या डिस्टेंस है, देखो दोनों की चार्जों के बीच की, ये भी डिस्टेंस है दोनों मास के बीच की। बस यहाँ पे मास आ जाता है, यहाँ पे आपके क्या आ जाता है, चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पे के कांस्टेंट जो दिखाता है चार्ज कांस्टेंट को दिखाता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को दिखाता है। तो ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ पे दिखाते हैं प्लस प्लस है तो रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा, और अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। मस्कुलर फोर्स है आपका कैसा है, ये आपका कैसा है, मैं बोल सकता हूँ आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें मैग्नेटिक की तो क्या होता है आपका, अट्रैक्ट होता है जब साउथ नॉर्थ होता है, रिपेल हो जाता है नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की जाती है आपके सामने कि ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स, वीक इंटरैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पूछा जाता है भाई सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, याद रखना सबसे वीक फोर्स होता है ये। अगर मैं रैंक दूं तो ये 4th नंबर पे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका देखो याद रखना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाँ, इसकी रेंज कैसी होती है, इन्फानाइट होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है ना तो हमारे पैर होते हैं वो बिल्कुल जमे रहते किस पे, सरफेस पे। सबसे वीक फोर्स होता है आपका कौन सा, ये वाला। तो 4th नंबर पे ये है। उसके बाद आता है आपका 3rd नंबर पे वीक इंटरैक्शन फोर्सेस। जैसे मैंने क्या तोड़ दिया, मैंने बिस्किट तोड़ दिया, तो उसके बीच जो आपके उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो आपका क्या कर रहा था, फोर्स काम कर रहा था, वीक इंटरैक्शन फोर्स था। 2nd नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फर्स्ट पे आता है आपका कौन सा, जैसा हमारी बॉडी है ना तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स से बनी हुई है, इतने जल्दी नहीं टूटेगी। बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ग्रेविटी की अगर बात करूँ, रेंज की अगर देखो, रेंज की अगर बात करूँ, रेंज सबसे बड़ा होता है ग्रेविटी का, इन्फानाइट रेंज है। बात समझ में आई। जबकि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी क्या होता है, इन्फानाइट रेंज होती है। इसकी जो होती है स्ट्रॉन्ग की वो 10⁻⁻15 और वीक की 10⁻18 के आसपास देखने को मिलती है मीटर में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा स्ट्रेंथ क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ -10⁻39 है, जबकि वीक की कितनी -10⁻6 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/137, और सबसे ज़्यादा किसकी, देखो स्ट्रॉन्ग की कितनी 1 है, स्ट्रॉन्ग की 1 है, मतलब पहले नंबर पे ये है। 2nd नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कितने, इस स्ट्रॉन्ग फोर्स का 1/137 तो पार्ट है, मतलब कितना है, जैसे हाफ है ना, हाफ कितना होता है, हाफ कितना होता है, 1 का आधा भाग बोलते हैं ना, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 का कैसा 1 भाग, मतलब 2 थे 2 का 1 भाग बोल सकते। उसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि 137 का 1वां जो भाग होगा, मतलब अगर मान ली स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका कितना है 137 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1 होगा। समझ में आ गया। अच्छा, वीक फोर्स की बात करें 10⁻6 और ग्रेविटी की बात करें 6 × 10⁻39, तो ये 3रे नंबर पे और ये 4th नंबर पे पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, तो इसलिए याद कर लेना इस चीज़ को। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर, होप कि आपको पसंद आया होगा। फोर्स से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर वहाँ से नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से मिस हुआ तो टेलीग्राम और फेसबुक पे तो लिंक मैं तुरंत शेयर करके आपको नोटिफाइड हो ही जाएगा। तो फेसबुक पे अगर नोटिफाई होना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए फेसबुक पे, जिससे जितनी भी आपकी क्या होती है यूट्यूब में वीडियोस होती है उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।